राधे राधे। आज की हमारी कहानी है किस्मत। मीना अपने पति रंजीत के साथ एक शोरूम में शॉपिंग करने गई थी। करवा चौथ की तैयारी के लिए उसे ड्रेस और महंगी साड़ी लेना था। मीना पूरे शॉपिंग मॉल में घूमकर जब काउंटर के पास आई तो उसने अपनी बूढ़ी सास को देखकर चिल्ला पड़ी, अरे ये रंजीत, जरा इधर तो आओ, इधर आओ, इधर आओ। रंजीत घबरा कर पत्नी की तरफ दौड़ा। उसे लगा इस मॉल में किसी ने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी कर दिया होगा, लेकिन वह काउंटर पर बैठी हुई अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। देखो, साल भर से तुम्हारी माँ गायब थी। इसने बताया था कि यह किसी दुकान में काम कर रही है, लेकिन यह तो यहाँ देखो, काउंटर पर चोरी कर रही है। मुझे लग रहा है कि यह इसी दुकान में काम करती है। जोर से अपनी सास का हाथ पकड़ लिया और चिल्ला चिल्ला कर वहां की सारी पब्लिक को इकट्ठा कर लिया था। तभी वहां पर कुछ समय पहले ही की तो बात है, जब सोनिया जी अपने बेटे बहू के साथ रहने शहर में आई थी। सोनिया जी के पति को 3 साल पहले निधन हुए हो गया था। सोनिया जी का एक बेटा रंजीत और एक बेटी राधा। राधा की शादी तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन किस्मत को कौन जानता है। शादी के 2 सालों बाद राधा को लकवा मार गया, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती थी। इसीलिए उसके ससुराल वाले उसे मायके में छोड़ गए थे। राधा अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहती थी। उसकी दवाइयां भी गांव से ही चल रही थी। लेकिन जब पिता को 3 साल हो गया था इस दुनिया को छोड़कर गए हुए, तो एक दिन रंजीत गांव पहुंचा और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, यहाँ गांव में तुम अकेली क्यों रहती हो? चलो हमारे साथ शहर में रहो, हम वहाँ अपनी दीदी का इलाज भी करवाएंगे। शहर में इसका इलाज हो जाएगा, पैरों पर खड़ी होगी। अपनी बेटी का इलाज सुनकर सोनिया जी तुरंत तैयार हो गई अपने बेटे रंजीत के साथ शहर आने के लिए। लेकिन रंजीत ने कहा, माँ, जब हम लोग शहर में रहेंगे तो यहाँ की देखभाल कौन करेगा? यहाँ इतना बड़ा हमारा मकान है, इतनी प्रॉपर्टी है, इसे बेचकर हम वहाँ एक बड़ा सा मकान लेंगे, फिर वहीं हम लोग साथ में रहेंगे। सोनिया जी तुरंत मान गई, क्योंकि उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल था। वह अपनी बेटी को यूं ही सारी उम्र अपाहिज नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए वह घर बेचकर अपने बेटे को सारा पैसा दे दी। यह उनकी बहू की चाल थी। जब से ननद घर पर आई थी तो बेटा और बहू को लग रहा था कि माँ अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरी अपाहिज बहन को दे देगी। इसीलिए वह किसी तरह से गांव की जमीन और घर भिजवा कर उसका सारा पैसा अपने कब्जे में करना चाहते थे, और हुआ भी यही। सोनिया जी अपने बेटे बहू पर भरोसा करके गांव की सारी जमीन बेचकर पैसा बेटे को दे दिया। बेटे ने यहाँ बड़ा सा मकान ले लिया और अपनी बहन और माँ को शहर तो ले आया, लेकिन उन्हें यहाँ लाकर ना तो हॉस्पिटल में दिखाने गया और ना ही उनकी देखरेख करता। माँ को तो घर के काम समझा दिया था बहू ने। माँ जी, यहाँ कुछ ऐसा काम होता है, शहर में हर काम समय से किया जाता है। इसीलिए माँ जी, जब हमारा परिवार बड़ा हो गया है, आप दोनों भी हमारे साथ रहेंगी, तो काम भी बढ़ गया है। इसीलिए सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। माँ जी ने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, बहू ठीक ही कह रही है। घर तो अपना है और काम करेंगे तो घर का काम करने से कौन छोटा हो जाता है। इसीलिए सोनिया जी घर के काम करने लगी। लेकिन धीरे धीरे उनकी बहू मीना ने घर के सारे काम छोड़ दिए थे। सोनिया जी ने कई बार रंजीत से कहा, बेटा एक बार ले जा अपनी बहन को किसी हॉस्पिटल में दिखा दे। गांव के डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें किसी बड़ी हॉस्पिटल में दिखाओगे तो इनका चांस है कि यह अपने पैरों पर फिर से चलने लगेगी। जितनी बार भी माँ कहती, बेटा उनकी बातें सुनकर इधर उधर टाल देता। अब उन्हें उनके साथ रहते हुए साल गुजरने लगा था। इस बीच में एक दिन भी अपनी बहन को दिखाने हॉस्पिटल नहीं ले गया। उसके पैरों में दर्द होता, तकलीफ होती। कम से कम गांव में माँ अपनी बेटी की दवाइयां तो करवा लेती थी। उन्हें थोड़ा बहुत दर्द की दवा मिलती तो उसे आराम भी रहता था। लेकिन यहाँ तो राधा दर्द से तड़पती रहती।
शरीर में अकड़न बुखार, काफी तकलीफ रहती थी, लेकिन भैया भाभी थे कि हॉस्पिटल लेकर ही नहीं गए। अब धीरे धीरे पहले जो मीना अपनी सास से प्यार से और हक से काम करवाया करती थी, अब वही मीना अपनी सास और ननद को डांट कर नौकरों की तरह काम बोला करती थी। सुबह उठकर पहले जाती तो अपने सास और ननद को उठा देती। लंगड़ी ननद को, जो कि घसीट घसीट कर हाथों के सहारे चलती थी, उसे भी वह घर में झाड़ू मारना, पोछा मारना, यह काम करने को दे देती। दीदी, यहाँ बैठने से गुजारा नहीं चलेगा। आप पैरों से तो नहीं चल सकती, लेकिन दोनों हाथों से काम तो कर सकती है ना। इसीलिए अपनी माँ के साथ काम में लगे रहा करो। बैठे बैठे यहाँ कौन खिलाएगा। इसीलिए राधा भी झाड़ू पोछा, बर्तन, सब्जियां काटना, बैठे बैठे का सारा काम करती रहती थी। इतने पर भी भाभी चिल्लाती रहती, तुम दोनों ना जब मेरी सहेलियां आ जाए तो बाहर मत निकला करो। सारा पैसा सोनिया जी का था, लेकिन उन्हें एक कमरा दिया गया था। उसमें भी घर के पुराने सामान भर देती थी मीना, और उसी में एक गद्दा दे दिया था। दोनों माँ बेटी गद्दा डालकर उसी में सोती। दिनमान गद्दे को मोड़कर वही जगह बैठने को होती। बाकी का उनका सामान रखने को किसी और कमरे में जाने की कोई इजाजत नहीं थी। नौकरों की तरह ही एक कमरे में वह रहा करती थी। बस साफ सफाई करने ही किसी कमरे में जाती थी। उसके अलावा वह बिना पूछे किसी कमरे में पैर रखने नहीं देती थी। मीना दोनों सास ननद से काम करवाती थी, लेकिन अब मीना के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उसने सोचा, काम तो यह लंगड़ी ननद भी घर का कर सकती है, और यह बूढ़ी इसकी माँ घर से बाहर जाकर कहीं और काम करे। दोनों बैठकर फ्री में खाती है। एक घर के लिए दो दो नौकरानी सही नहीं है। इसीलिए उसने अपनी बूढ़ी सास को कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे हाथ पैर दोनों चलते हैं, इसीलिए तुम जाकर कहीं काम ढूंढ लो और इन्हें, अपनी लड़की को यही घर के काम करने दो। ये घसीट घसीट कर घर के सारे काम तो कर ही लेगी। रही बात किचन में खाना बनाने की, तो वो मैं खड़े होकर बना दिया करूंगी। कई बार माँ ने कहा, बहू, मैं इस उम्र में और अजनबी शहर में कहाँ काम करने जाऊं। मुझे कौन काम देगा। फिर ना मैं पढ़ी लिखी हूँ और ना ही अब मैं जवान हूँ। बूढ़ी औरत को सिर्फ झाड़ू पोछा के अलावा कहाँ मिलेगा। तो मीना ने कहा, मुझे नहीं पता, झाड़ू पोछा करो या जो भी करो, जाकर तुम काम ढूंढो। तुम्हें कहीं न कहीं काम मिल जाएगा। हम तुम दोनों को इस महंगाई में शहर में बैठा कर नहीं खिला सकते, वरना तुम लोग मेरा घर छोड़कर जाओ। यह सुनकर तो अब सोनिया जी बहुत परेशान थी। क्या करूं बेटी, कैसे जाऊं। दोनों माँ बेटी रात को आपस में बातें करती। गांव का घर तो पहले ही रंजीत ने बिचवा दिया। हमें पता होता तो हम अपना गांव का घर क्यों बेचकर आते। हम तो इस इरादे से आ गए थे कि बेटा तुम्हारी दवाइयां करवा देगा, लेकिन बेटा तो किसी की सुनता ही नहीं था। अपनी पत्नी का गुलाम बना था। माँ बेटी यदि कुछ कहती तो यही कहता, माँ, तुम लोगों की बातें सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। एक तो बेचारी मीना तुम लोगों की पूरा दिन सेवा करती रहती है, तुम लोगों को बैठाकर खिलाती है, और शादीशुदा बहन ससुराल से लौटकर भाई के सिर पर बोझ बनी बैठी हुई है, और ऊपर से तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम भाभी का ही दोष देती हो। इतनी भली मन की औरत है जो अपने घर में रहने देती है। यह बातें सुन अब सोनिया जी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बेटे से अपने घर की कोई शिकायत करे। बार बार बहू के काम ढूंढने के लिए कहने पर वह एक दिन घर से बाहर निकल जाती है। पूरे शहर में इधर उधर रास्ते रास्ते भर जाती रहती है। पढ़ी लिखी नहीं थी, बात करने का इतना निडरता नहीं था। सकोच था, गांव की औरत थी, किसके घर में जाकर काम मांगे, इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई। कई दुकानें दिखी, उन्होंने सोचा जाकर दुकान में काम मांगती हूँ। जब वह दुकान में जाती तो वहां के स्टाफ को देखकर उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि काम में तो जवान लड़कियां और फुर्ती से चलने वाले लड़के थे। भला उस बुढ़िया को कौन काम पर रखता। यह देखकर वह काम नहीं मांगते वापिस फिर तलाश शुरू करती। उन्हें बाजार में घूमते घूमते एक कोने में एक
कपड़े सिलाई की दुकान दिखाई दी। वहां पर कुछ महिलाएं थी जो उनकी एज से थोड़े कम की ही थी, लेकिन उम्र वाली थी। वह उस दुकान पे काम कर रही थी। कई मशीनें थी। उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली कि यहाँ तो बड़ी उम्र की औरतें भी काम कर रही हैं। शायद यहाँ भगवान मेरी मदद कर दे। इसीलिए वह वहां जाकर खड़े होकर सभी औरतों की तरफ और मशीनों की तरफ देखने लगी। लेकिन वहां के टेलर मास्टर ने पूछा, माँ जी, आपको क्या काम है? कुछ कपड़े सिलवाना है या आप यहाँ पर कपड़े डालकर गई हैं? सोनिया जी ने एक गहरी सांस ली और बोला, नहीं नहीं मास्टर जी, वो मैं काम की तलाश में। उन्होंने धीरे आवाज में कहा। तो मास्टर ने कहा, अरे माँ जी, इस उम्र में काम की तलाश, और फिर यह टेलर का दुकान है। यहाँ पर काम करने के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। यहाँ जो कपड़े की सिलाई कर सकता है उसे ही हम रखते हैं। सोनिया जी ने कहा, मुझे कपड़े सिलाई का ही ज्ञान है। मैं अपने गांव में अपने घर पे ही सिलाई का काम करती थी, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। उस टेलर ने कहा, मेरी एक मशीन तो खाली है। चलिए, आप बैठ जाइए, मैं आपकी प्रैक्टिस देखता हूँ। अगर आपने अच्छा काम बनाया तो हम आपको रख लेंगे। सोनिया जी उस दुकान में काम करने बैठ जाती हैं। टेलर मास्टर ने उन्हें एक सेट सलवार सूट सीने को दे दिया। सोनिया जी उसका पैटर्न देखकर और मास्टर के बताए हुए हिसाब से उस ड्रेस को बना दिया। फिर मास्टर ने उन्हें दोबारा भी दिया। उनकी पहली ड्रेस देखकर ही मास्टर काफी प्रसन्न हुआ। काम तो आप अच्छा कर लेती हैं, बस थोड़ा सा तौर तरीके बदलना होगा, जैसे कि हमारे यहाँ दुकान में बनता है। यह आपकी पहली ड्रेस है, लेकिन बहुत अच्छी है। उस दिन सोनिया जी ने वहां पर 3 ड्रेस बनाया। वह तीनों ड्रेस उस टेलर मास्टर को पसंद आई और उन्होंने कहा कि आप परमानेंट कल से हमारे दुकान पर बैठ सकती हैं। हम आपको महीने का 6,000 रुपए देंगे। 200 रुपए आप रोज ले सकती हैं या महीने में ले सकती हैं। आज आपने 3 ड्रेस बनाया है, इसीलिए मैं आपको एडवांस में 500 रुपए दे रहा हूँ। यह कहकर वह उन्हें दूसरे दिन से काम पर आने को बोल दिया। सोनिया जी अपने आंचल में 500 रुपए बांधकर घर पहुंच गई। घर में उनकी बहू सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। जैसे ही माँ जी अंदर गई तो टीवी की आवाज स्लो कर वह चिल्लाने लगी, काम मिला कि नहीं, कि पूरा दिन टाइम पास करके आई हो। यहाँ तुम्हारी लंगड़ी बेटी को मैं बैठे बैठे नहीं खिलाऊंगी। सोनिया जी कुछ नहीं बोली तो बहू उठ खड़ी हुई। बुढ़िया, तू मेरे सिर पर बोझ रख कर गई थी और ऊपर से घूम कर आई है। अब सोनिया जी समझ चुकी थी कि यह नहीं मानने वाली। उन्होंने अपने आंचल से मुड़ा हुआ 500 का नोट निकाला और बहू के हाथ में रख दिया। लो बहू, मैंने आज पूरा दिन काम भी किया है। कल से मुझे सुबह जाना होगा। अब मेरी नौकरी लग गई है। मुझे 5,000 हर महीने का मिलेगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, चलो ठीक है, 5,000 ही सही, लेकिन आगे कोशिश करना कि और ज्यादा कमा कर लाओ। सोनिया जी बहू से झूठ बोल दी थी, जबकि उन्हें 6,000 मिल रहा था। उनकी बहू 5,000 में खुश हो गई, इसीलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया। फिर दूसरे दिन जब सोनिया तैयार होकर काम पर जाने लगी, तो बहू आकर कहती है, माँ जी, यह मत सोच लेना कि तुम बाहर काम पर जा रही हो तो तुम्हें घर के काम नहीं करना पड़ेगा। घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मैं करूंगी। तुम्हें और तुम्हारी लंगड़ी बेटी को बैठाकर खिलाऊंगी। आधे काम तुम्हारी बेटी करेगी, किचन का खाना तुम बनाओगी, झाड़ू पोछा बर्तन वह करेगी। बर्तन मैं बाथरूम में निकाल कर रख दूंगी तो वहां बैठकर धो लेगी, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। अब सोनिया जी सुबह जल्दी उठकर किचन के घर के सारे काम निपटा दिया करती थी और सुबह अपनी बेटी को छोड़कर काम पर जाने लगी थी। एक दिन उनकी बेटी ने कहा, माँ, तुम काम पर चली जाती हो तो मैं पूरा दिन घसीट घसीट कर भाभी के ताने सुन सुनकर बहुत परेशान हो जाती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है माँ, तुम भी मुझे अपने साथ ले चलो। तुमको पता है ना कि तुमसे ही मैंने सिलाई का काम सीखा था। मैं भी सिलाई का काम बैठकर मशीन में कर सकती हूँ।
तुम भी मेरे लिए मास्टर से बात कर लो। सोनिया जी ने कहा, बेटी तू काम कर सकती है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुझे वहां तक लेकर कैसे जाऊंगी। राधा ने कहा, माँ मेरे लिए व्हील चेयर मंगवा दो, फिर उसी से मुझे लेकर चलना। सोनिया जी ने कहा, व्हील चेयर के लिए पैसे तो होना चाहिए। रुक बेटी, मैं बहू से बात करती हूँ। वह बहू से पूछने लगी, बहू मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं अपनी बेटी राधा के लिए एक व्हील चेयर ला दूं। मैं उसे भी अपने साथ सिलाई करने के लिए ले जाऊंगी। उसे भी बहुत अच्छी सिलाई का काम आता है, तो हमें पैसे भी डबल मिलेंगे। सोनिया को लालच तो था, लेकिन पैसे देने का मन नहीं था। उसने चिल्लाकर बोला, बुढ़िया अभी तू काम कर, जब बहुत पैसे आ जाएंगे तो उसमें से बाद में दूंगी। अभी मुझसे एक पैसे का हिसाब मत मांगना। बहू की इस बात से राधा और माँ जी दोनों को बहुत दुख हुआ। फिर माँ जी ने कहा, बेटी मैं तेरे लिए कुछ करूंगी, तू उदास मत हो। अब वह काम करने लगी। हर महीने 1000 रुपए तो वह बचाती ही थी। बीच में वह जितना टाइमिंग उनके मास्टर ने दिया था, उससे भी वह ओवर ड्यूटी करती थी। ओवर ड्यूटी का भी उन्हें जो पैसे मिलता था, वह उस पैसे को बचा कर रखी। एक ही महीने में उन्हें इतना पैसा मिल गया कि वह एक व्हील चेयर लेकर आए। लेकिन बहू ने जब देखा कि यह बुढ़िया अपनी बेटी के लिए व्हील चेयर लाई है, तो घर में हंगामा कर दी। तूने पैसे चुरा कर रखा था, सारे पैसे मुझे नहीं दी थी। बुढ़िया अब इस घर में तुम दोनों को रहना नहीं है क्या? तुम दोनों सठिया गए हो क्या? कहाँ से पैसे आया व्हील चेयर के लिए? सोनिया जी ने कहा, बहू मैंने अपने सेठ को बताया कि मेरी बेटी लंगड़ी है, वह भी सिलाई का काम करना चाहती है, तो सेठ ने मेरी बेटी पर दया करके उसे एक व्हील चेयर दिया है। मैंने पैसे नहीं लगाए। फ्री की बात सुनकर बहू चुप हो गई। अब दूसरे दिन सुबह सारा घर का काम करके दोनों माँ बेटी उसी दुकान पर काम करने लगी थी। एक महीने दोनों ने काम किया। दोनों का काम और स्पीड अच्छी थी, इसीलिए उनके मास्टर ने उन्हें 6000 से 10,000 कर दिया था। अम्मा बेटी दोनों मिलकर हर महीने में 10,000 कमाने लगे थे। पहले महीने का 10-10 हजार रुपए तो माँ और बेटी लाकर बहू के हाथ में रख दिया। इस बार तो मीना की खुशी का ठिकाना ना रहा। यह दोनों लंगड़ी इतना पैसा कमा कर ला रही है, ऊपर से घर के काम भी कर रही है। चलो मेरी तो लॉटरी लग गई। लेकिन सोनिया जी ने कहा, बहू मुझे भी थोड़े पैसे दे दो, मुझे पैसों की कुछ जरूरत है। तो बहू ने कहा, पैसे क्या करोगी? तुम बुढ़िया हो, तुम्हारी बेटी लंगड़ी है, तुम्हें रहने के लिए घर मिल रहा है, फ्री में खाना खाने के लिए खाना मिल रहा है, फिर पैसे का क्या करोगी? तुम दोनों पूरा हिसाब हर महीने का मेरे हाथ में लाकर दिया करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोनों माँ बेटी पूरा महीने काम करती रही, लेकिन जब उनका इस बार महीना पूरा हुआ, उनकी पगार आने वाली थी, तो दोनों माँ बेटी उस दिन घर ही नहीं आई। पूरा दिन इंतजार करती रह गई मीना, लेकिन जब देखा कि आज सास और ननद घर नहीं आई, तो उसे एक पल के लिए सुकून भी मिला। चलो बुढ़िया और लंगड़ी से पीछा तो छूटा, मेरी बला से दोनों कहीं गई हूँ मरे। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीता कि उसे घर के सारे काम करने पड़ रहे थे, और उसे अपनी ननद और सास के पैसों की भी लालच हो गई थी। हर महीने बिना काम करे फ्री का 20,000 रुपए हाथ में मिल जाता था। इसीलिए उसने अपने पति रंजीत को कहकर ढूंढवाने की भी कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। माँ बेटी दोनों को गायब हुए पूरा 1 साल गुजर चुका था। मीना सास और ननद को करीब करीब भूल ही चुकी थी। चाहे मरे या जिए, मेरा पीछा छोड़कर तो गई, हमें आजादी मिली, अब हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। यह सोचकर वह अपनी जिंदगी को आजादी से जी रही थी। करवा चौथ आने वाला था। उसने रंजीत से कहा, रंजीत स्टेशन के सामने एक नया शोरूम खुला है, मेरी पड़ोस की कुछ औरतें वहां से शॉपिंग करके आई हैं। वह बता रही थी ब्रांडेड कपड़ों की सेल लगी हुई है, हर कपड़ों में 30% की छूट है, इसीलिए मुझे भी वहीं से शॉपिंग करने जाना है। तो रंजीत ने कहा, आज मैं ऑफिस में जाकर कल की छुट्टी ले लूंगा और फिर तुम्हें लेकर मैं शॉपिंग करवा दूंगा। दूसरे दिन
रंजीत छुट्टी ले लिया और अपनी पत्नी को लेकर वही जगह शॉपिंग करने चला गया। पहले मीना शॉपिंग मॉल में घुसी। उसने पूरे शॉपिंग मॉल में छान मारा कि 30% की छूट पर कितने कपड़े समेट ले। वह ढूंढ रही थी कि कौन सबसे ज्यादा महंगा कपड़ा है तो उसे ही लूं। वह ढूंढते ढूंढते घूमते फिरते जहाँ काउंटर होता है, जहाँ दुकान का मालिक बैठता है, पैसे लिए जाते हैं, वहीं पर आ गई। लेकिन जब वहां एक अच्छी सी घूमने वाली कुर्सी पर उसकी नजर पड़ी तो देखी कि उस कुर्सी पर उसकी सास बैठी थी। वह चिल्ला पड़ी, रंजीत, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और उसने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। उसे लगा कि यह बुढ़िया इसी जगह पर काम करती है, क्योंकि उसने बताया था कि वह कहीं काम कर रही है, तो शायद यह यहाँ पर आज चोरी करने वाली है। इसीलिए उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, देखिए तो देखिए, यह यहाँ पर काम करने वाली नौकरानी कैसे इस सेठ के काउंटर पर आकर बैठी है, सेठ की कुर्सी में बैठी है और पैसे चुराने की फिराक में है। वहां पर जितने भी कस्टमर थे सब वहां पास में आ गए। कुछ तो पहचान गए थे, इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। लेकिन जो नए कस्टमर थे, क्योंकि वह नया शोरूम था, सबको नहीं पता था कि उसका मालिक या मालकिन कौन है। इसीलिए उन्हें भी लगा कि हो सकता है यह बुढ़िया चोरी करने के इरादे से ही यहाँ बैठी हो। तो वह लोग भी आपस में बातें करने लगे। आजकल जमाना कैसा आ गया है, काम करने वाले नौकर नौकरानी ही चोरी करने लगे हैं। तभी वहीं पर एक औरत आकर सोनिया जी का हाथ छुड़ाते हुए मीना का हाथ झटक दिया। मीना 2 कदम पीछे जाकर ठहर गई। जोर से वह औरत चिल्लाई, खबरदार अगर तूने मेरी माँ को चोर कहा तो यह इस शोरूम की मालकिन है। उसकी तरफ नजर डाली तो वह कोई और नहीं, मीना की लंगड़ी ननद राधा थी, जो अब महंगी साड़ी अच्छे मेकअप के साथ दोनों पैरों पर खड़ी थी। उसे देखकर तो मीना की आंखें फटी रह गई। अरे वाह, यहाँ बुढ़िया और लंगड़ी ननद दोनों भी हैं। अच्छा, तो तुम पैरों पर खड़ी भी हो गई। यह सब चमत्कार कैसे हुआ? इतनी बड़े शोरूम की मालकिन बन गई। कहाँ हाथ मारा, किसे फंसाया? उसकी ऐसे शब्द सुनकर राधा जोर से एक थप्पड़ मीना के गाल पर जड़ दिया। अब मीना अपने गालों पर हाथ रखकर चुप हो गई थी। तो राधा ने कहना शुरू किया कि लालची तुम हो, फंसाने का काम तुम्हारा है। मैं और मेरी माँ ने तो मेहनत करके कमाया है। हम लोगों ने साल भर टेलर की दुकान पर कपड़े सिल सिल कर पैसे जोड़े और माँ बेटी दोनों फिर उन्हीं पैसों से यह शोरूम खरीदा है। तुम्हारे जैसे धोखाधड़ी करके किसी की प्रॉपर्टी नहीं हथियाया है। अब वहां पर खड़े हुए सभी कस्टमर मीना की तरफ ही देख रहे थे और राधा बोले जा रही थी, भाभी, कान खोलकर सुन लो, जितने दिन तक तुम्हारे घर पर थी, तुमने हम माँ बेटी पर कितना अत्याचार किया। हमारे पिता की जमीन भिजवा दी। तुम्हें लगता था कि मैं अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी ना ले लूं, इसीलिए तुमने माँ को धोखा दिया और फिर हमें नौकरों से भी बदतर जिंदगी दी अपने घर पर। और आज हम मेहनत करके जब अपने पैरों पर खड़े हैं तो भी तुम्हें हम पर कमी ही नजर आ रही है। अब सभी लोग मीना की तरफ ही घृणित नजरों से देख रहे थे। मीना का इतने लोगों के बीच में अपमान और ऊपर से गाल में थप्पड़। वह अपने हाथ में जो भी एक दो कपड़े पसंद करी थी, वह वहीं काउंटर पर फेंक कर पैर पटकती हुई शोरूम से बाहर चली गई। फिर राधा ने कहा, आप लोग अपने अपने पसंद के कपड़े चुन लीजिए। यह मेरी भाभी थी, बस, और कोई मैटर नहीं है। सब लोग फिर से कपड़े पसंद करने लगे। माँ बहन और पत्नी को झगड़ता हुआ देख रंजीत पीछे छुप गया था। वह बाहर निकलकर अपनी पत्नी को कहने लगा, अरे, तुम्हें इतने बड़े शोरूम में इतना बखेड़ा खड़े करने की क्या जरूरत थी? तुम शांति से बात करती तो मैं माँ से भी समझा बुझा कर उसके इस शोरूम की बात करता। अब हमारे हाथ से तो इतना बड़ा शोरूम निकल गया ना। अब सब कुछ उसी राधा के हाथ में जाएगा। मीना ने कहा, तो मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ के पैर पकड़ूं? मुझे क्या पता था कि यह शोरूम उस बुढ़िया का और तुम्हारी उस लंगड़ी बहन का। मैं नहीं पकड़ती पैर। तुम्हें पकड़ना है तो जाओ अपनी माँ और बहन के पैर पकड़ो।
रंजीत ने कहा, तुमने पहले ही सारा मामला गड़बड़ कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो दूसरी जगह से शॉपिंग कर लो। मीना ने कहा, मेरा मूड खराब हो गया है, अब मैं कहीं शॉपिंग नहीं करूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान का दिया हुआ यह शरीर कब कैसी बीमारी लग जाए और भगवान की कृपा हो तो कभी ठीक भी हो सकता है। इसीलिए हमें कभी किसी के बुढ़ापे या कभी किसी के शरीर पर नहीं हंसना चाहिए। यदि राधा को लकवा मार ही गया था, वह भी भगवान की मर्जी से हुआ। और फिर राधा ने अपनी मेहनत करके अपना दवा भी करवाया और ठीक हो गई और आज अपने पैरों में खड़ी होकर भाभी के बराबरी भी की। तो दोस्तों, इसीलिए कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जिंदगी के सफर चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।